ठीक है। अब लास्ट क्लास तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम नॉलेज सही से आ गई है ना। 9th क्लास तक हमने क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें आनी चाहिए। क्या चीज़ आनी चाहिए कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ठीक है, एक तो सबसे बेसिक चीज़ ये चाहिए। तो पहली चीज़ क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब तुम्हें अभी तक KLMN वाला आया है ना, कि किस शेल में कितने हैं, है ना। वैसे तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। उसको सबसे पहले डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा डिटेल में क्वांटम मॉडल को समझेंगे। है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब क्वांटम मॉडल को समझेंगे। अब इसका एम क्या है क्वांटम मॉडल को समझने का, वही कि पीरियोडिक टेबल जैसी हमें दिखती है वैसी क्यों दिखती है ना। तो क्वांटम मॉडल करेंगे, ये एम करेंगे कि ये आज हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक, अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ पर है ना। जैसे तुम्हारा एक परमानेंट एड्रेस होता है, वैसे हर इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट एड्रेस होता है। परमानेंट तो नहीं, वैसे तो मूव करते रहते हैं, लेकिन एक एड्रेस होता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब जब एक बार हम ये कॉन्फ़िगरेशन समझ जाएंगे तो उसकी हेल्प से हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जैसी हमें दिखती है वैसी क्यों है। एक तुम्हें पीरियोडिक टेबल इस शेप में दिखती है ना, तो ये शेप ऐसा ही क्यों है, इसको समझेंगे। और ये एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई पीरियोडिक टेबल ऐसी क्यों है, तो फिर उसे याद करेंगे, पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे कुछ ट्रिक्स की मदद से। है ना, क्या करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, पूरी की पूरी याद करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल याद तो कर लेंगे लेकिन काम अपने पूरी नहीं आएगी, है ना। काम अपने पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं आने वाली है। तुम्हारे कोर्स में साफ साफ मेंशन्ड है कि एटॉमिक नंबर 18 तक, है ना, ज्यादा से ज्यादा 20 तक ही क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एटॉमिक नंबर 20 तक ही होंगे। उसके बाद के जैसे PYQs में देखोगे तो नहीं है, या फिर पुराने क्वेश्चंस में रेयरली आंसर है, क्योंकि उन्होंने तो जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें डायरेक्टली दे रखा है कि पीरियड नंबर 3 तक ही आएगा, एटॉमिक नंबर 18 तक, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, इन जनरल फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर ही लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। पीरियड 4 तक कर लेंगे मान लो, है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 10th है, बोर्ड स्पेसिफिक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेबल जब हो जाएगी, अब पीरियोडिक टेबल विद ट्रिक्स हमने याद कर ली और हमें ये पता चल गया कि टिल पीरियड 3 तक ही याद करनी है। पीरियड 3 मतलब जैसे अब इसमें लाइन्स है ना, तो ये फर्स्ट लाइन को बोलते हैं पीरियड 1, सेकंड लाइन को पीरियड 2, थर्ड लाइन को पीरियड 3, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो टिल पीरियड 3 तक ही हमारा काम है। फिर एक बार ये ट्रिक्स को याद कर लिया, अब ट्रिक्स को याद करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने देखा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ कॉमन होता है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर तुम फर्स्ट लाइन देखोगे पीरियोडिक टेबल की तो वहां पे तुम्हें दिखेगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब दिखेंगे, है ना। इन सब के जब ऑक्साइड को देखोगे, इन सब को ऑक्साइड के कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, उनको देखोगे तो क्या दिखेगा, H2O दिखेगा, Li2O दिखेगा, Na2O दिखेगा और K2O दिखेगा। तो हमेशा तुम्हें क्या दिखेगा कि ये, इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो भी एलिमेंट है M, इसके 2 एटम और एक ऑक्सीजन, इस फॉर्म में हमेशा ये दिखते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है वो हमेशा इस फॉर्म में दिखती है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से किसकी ये प्रॉपर्टीज है इन एलिमेंट्स की, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इन सब की सेम है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम रहती है। वहीं पे अगर मैं इसके बगल वाला
लाइन में देखूंगा तो वहां पे ऑक्साइड मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है MgO, CaO, है ना। तो इसकी और इसकी अलग है, इनकी सेम है, इन दोनों की सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं, है ना। कि जैसा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, है ना, फ्री हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ये एटॉमिक नंबर 19। तो हर कुछ एटॉमिक नंबर के प्रॉपर्टी रिपीट होती है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, ठीक है। तो अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जनरल बहुत कुछ कुछ बता देता हूं। जैसे एक एटॉमिक साइज का है, सेकंड की एटॉमिक साइज मतलब नॉर्मल वही साइज। दूसरा कि मेटेलिक कैरेक्टर, कौन कितना अच्छा मेटल है उसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, कौन कितना अच्छा मेटल है ना। मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कर लोगे। इसके बाद फिर कुछ कुछ है नए नए नाम जो तुम्हें सुनने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो समझते हो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो कि कितना अच्छा मेटल है कितना अच्छा नॉन मेटल है, उसी को बोला। अब एक ये नया वर्ड सुनने को मिला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, अफीन्स होते हैं जो, अफीन्स और एग्नेट्स दो वर्ड बताए थे ना। अफीन्स कौन से होते हैं, जो तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। एग्नेट्स जो रिलेटेड बाय मैरिज हैं। तो अफीन्स का वर्ड रिलेटेड होता है कि जिससे तुम्हारा प्यार का रिश्ता या फिर खून का रिश्ता है। हाँ, तो अफीन्स, अफीन्स का मतलब एक तरह से लविंग नेचर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना अच्छे से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड ऐसे ही आयोनाइजेशन, इंथैल्पी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है तो कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। उसको हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये लगभग पूरा कोर्स है, ठीक है। तो बेसिक पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्वांटम मॉडल समझना। पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है उसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, क्वांटम मॉडल। ये लिख लिया। ये हो गया। एक लास्ट और प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन किससे है, पहले तुमने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा ना। ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, इस बॉन्ड के अंदर मान लो कि ये कोई बॉन्ड है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एटम इधर है और एक एटम इधर है। अब वो एटम एग्जैक्टली सेंटर में है, राइट में है या लेफ्ट में है, ये कौन डिसाइड करता है, इन एटम्स की कैपेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इन दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे रहेंगे। तो वो जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मतलब क्या, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है टोटल, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर लगभग पूरा तो कर ही लिया था, है ना। स्टार्टिंग में दोबारा कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम करते हैं, जिसके लिए तुम रो रहे हो, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। अब क्वांटम मॉडल क्या करता है? क्वांटम मॉडल क्या, अगर मैं समराइज करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देता है, गिव्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब तुम्हारा एड्रेस देने के लिए तुम क्या करते हो कि अलग अलग चीजें, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है ना, ये सब पूरा यूज करते हो। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं? 4 नंबर्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताने के लिए हम 4 नंबर, जैसे अपना खुद का एड्रेस बताना होगा तो क्या बताओगे कि बिहार स्टेट में, मोतिहारी में, रघुनाथपुर में ये कॉलोनी है ना, या फिर ये प्लॉट नंबर है ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं? गिव्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 4 क्वांटम नंबर्स, यूजिंग 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा 4 क्वांटम नंबर का यूज करके। अब ये जो जिस तरह से तुम अपना एड्रेस बताते हो उसी के पैरेलली हम एनालॉजी ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे बताओगे? खुद का एड्रेस वैसे भी बता दो कि ये है, इसके अंदर यहाँ पे आना, या इससे फिर यहाँ पे आना, फिर यहाँ से यहाँ पे आओगे तो मैं मिल जाऊंगा। वैसे ही यहाँ पर आना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, फिर यहाँ पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी वैसे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? शेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? शेल में। ये अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन शेल में है तो पैरेलली हम क्या बोल देते हैं कि शेल हमारे लिए क्या हो गया? ये मान लो शेल इज स्टेट, किस स्टेट में रहते हो, है ना। जैसे अभी तक तुमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किस लेवल पे पता था कि जैसे तुम्हें बस मेरा स्टेट पता है कि मैं कहाँ से हूँ, है ना। तुम्हें बस पता है कि चेतन सर राजस्थान से, उसके आगे नहीं पता। तुम्हारी नॉलेज अभी तक यही थी कि स्टेट मतलब शेल नंबर, तुम्हें पता है कि कौन सी शेल में है। जैसे तुम कहते थे कि के शेल, एल शेल, एम एन ओ, है ना। शेल नंबर 1 2 3 4 5, है ना। तो और शेल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से। शेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसा इस लास्ट ईयर भी इससे ही करते थे हमेशा से कि n इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? के शेल। n इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एल शेल। ऐसे n इक्वल्स टू 5 लिखा है मतलब ओ शेल। ऐसे ही शेल नंबर, अब स्टेट से मैं पूछूं, चलो तुमसे पूछा तुम कहां से हो, तुमने बोला बिहार से। फिर मैं पूछूं अच्छा बिहार में कहां से, फिर तुम क्या बोलोगे? अपना सिटी बताओगे ना, फिर तुम अपना सिटी बताओगे कि हाँ सर मोतिहारी से हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिटी है, वहां सिटी में ही शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल। शेल के अंदर होगा सब शेल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल की हेल्प से, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल की हेल्प से, है ना। अच्छा, अब सब शेल कौन कौन सी होती है? सब शेल एक होती है एस, एक होती है पी, एक होती है डी, एक होती है एफ, जी होती है, फिर एच होती है। लेकिन एस पी डी एफ से हमारा काम हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल समझने के लिए 4 इनफ है। पीरियोडिक टेबल के नाम समझने के लिए ये 4 इनफ है। सब शेल कौन कौन सी? जैसे अब एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, है ना। ऐसे ही एक शेल में बहुत सारी सब शेल्स हो सकती हैं, एक शेल में बहुत सारी सब शेल्स हो सकती हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि सिटी में तो चलो मोतिहारी में आ गए, सिटी में कहाँ, मोतिहारी में कहाँ पूछा,
फिर तुम क्या बताओगे, अच्छा कॉलोनी बताओगे, रघुनाथपुर बताओगे, है ना, सिटी में तुमने बताया, लोकेलिटी या कॉलोनी बताई। अब ये कॉलोनी एक समझ लो कि जैसे शेल में सब शेल, शेल से सब शेल में गए, शेल से हम गए सब शेल में, सब शेल से हम जाते हैं ऑर्बिटल में, सब शेल से हम जाते हैं ऑर्बिटल में, है ना। तो क्या, शेल सब शेल ऑर्बिटल, ये सीक्वेंस याद रखना है। शेल में सब शेल, सब शेल के अंदर होंगी ऑर्बिटल। जैसे स्टेट में सिटी होती है, सिटी में बहुत सारी कॉलोनी होती है, वैसे ही शेल, शेल में सब शेल में ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। कौन सी ऑर्बिटल है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। है ना, ऑर्बिटल के नाम क्या है, वो हमारे अपने काम के हैं नहीं। ऐसे इनकी शेप्स भी होती है, सब शेल की शेप होती है, ये सब पढ़ेंगे जब एक्चुअल में क्वांटम मॉडल पढ़ना पड़ेगा 11th में, है ना। कौन कौन आर्ट्स ले रहा है 11th में? बताऊंगा, क्वांटम में बताऊंगा, सब बताएंगे। इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है, हर एक चीज का मतलब तुम्हें पता होगा, उस पॉइंट तक आने दो मुझे, ठीक है। तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। अब ऐसे ही पूछे कॉलोनी में कहां से, तो क्या बताओगे, अपना प्लॉट नंबर वगैरह कुछ बताओगे, हाउस नंबर बताओगे, है ना। हाउस नंबर यहां पे मान लो, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। कौन सी ऑर्बिटल है, इसको एम से करते हैं, है ना। अब इतना है, अब इनका कुछ कुछ नाम होता है सबका, इनका सबका कुछ कुछ नाम होता है। जैसे ये जो एन है ना, ये जो एन है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एन है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस एल के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। ये बस ऐसे नाम है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं क्योंकि इनके एक्चुअल नाम ये है ना। हमें क्या याद रखना है, हमें बस हमारा काम बस इतने से, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन क्वांटम नंबर। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए इन दोनों की भी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए जरूरत है ना, कि कितनी ऑर्बिटल होंगी, बस ये। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये लास्ट, अगर स्पिन क्वांटम नंबर पता चल गया तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये चार चीजें हैं। जैसे अगर हाउस तक पता चल गया तो बता सकते हैं कि रौनक कहाँ रहता है ना। हाउस तक पता चल गया तो बता ही सकते हैं रौनक कहाँ रहता है। तो ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर पता था, ये चार चीजें पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ना। ये चार चीजें हमारा एड्रेस पता लगाने के लिए इनफ है, ये चार चीजें इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए इनफ है, कि हम पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे होगा। इस m को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इस s को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि क्वांटम नंबर का मतलब क्या है ना। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, तो जो वर्ड क्वांटम है उसको यूज करते हैं किसी पैकेट के लिए। पैकेट, जैसे क्वांटम वर्ड यूज करते हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए, जैसे फोटोन है ना। तो फोटोन किसी से भी इंटरेक्ट करता है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी देता है। हर फोटोन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। हर फोटोन की, हर लाइट के पार्टिकल के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ पे, है ना। जैसे फॉर्मूला hc/λ है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। अब वो फोटोन जब भी किसी से इंटरेक्ट करेगा, है ना, वो फोटोन जब भी किसी चीज से इंटरेक्ट करेगा तो अपनी या तो पूरी एनर्जी दे देगा या कुछ नहीं देगा, अपनी या तो पूरी एनर्जी दे देगा या कुछ नहीं देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आधी एनर्जी तू रख ले, आधी एनर्जी मैं रख लेता हूँ, ये नहीं। इधर वन और नॉट एट ऑल, है ना, इधर ऑल और नॉट एट ऑल। तो इसको क्या बोला, क्वांटम, कि जब भी वो एनर्जी देगा तो या तो पूरी देगा या नहीं देगा, है ना।
इसको अगर तुम पैरेलली कहीं कंपेयर करना चाहते हो, एनालॉजी बनाना चाहते हो, तो ये मान लो कि तुम किसी बड़ी दुकान पे गए हो जो होलसेल में चीज़ें बेचता है ना, होलसेल में वो आटा बेचता है मान लो, तो तुम उसके पास जाओगे कि इस बोरी में से 1 किलो आटा निकाल के दे दे, वो देगा कभी नहीं देगा, वो बोलेगा लेनी है तो पूरी बोरी ले ले, तो निकल यहाँ से। यही बात है ना, होलसेल का तो यही काम है। तो एक तरह से वही मान सकते हो। अब उस दुकान वाले के लिए वो आटे की जो बोरी है वो क्या है, क्वांटम, वो उसका एक पैकेट है, वो देगा तो ये पूरा पैकेट देगा, नहीं तो नहीं देगा, इधर 1 और 0 और 2 और 3 और 4। 2.5 पे बात नहीं करेगा वो, 2.2 पे बात नहीं करेगा कि मुझे 2.25 बोरी चाहिए, नहीं लेनी है तो एक कुछ मत लो, नहीं तो 1 लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो, मैं बोरी नहीं काटूंगा अपनी, है ना। यही होता है होलसेल। सेम यहाँ पर है, फोटोन जब भी अपनी एनर्जी देंगे तो एनर्जी जब भी ट्रांसफर होगा तो या तो 0 फोटोन्स की एनर्जी ट्रांसफर होगी, या 1 फोटोन की ट्रांसफर होगी, या 2 की, या 3 की, या 4 की। वहां से वर्ड आता है क्वांटम, है ना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, ये सारे वर्ड्स वहीं से आते हैं। अब क्वांटम का मतलब हो गया पैकेट। अब यहाँ पे भी जब ये जो पूरा क्वांटम मॉडल है ये बेस्ड है, श्रोडिंगर एक नाम का साइंटिस्ट है, उसकी इक्वेशन पे, है ना। तो जैसे अब तुम्हारे मैथ में कॉन्स्टेंट्स आते हैं, है ना, मतलब कोफिशिएंट्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन थी उसके अंदर 4 कॉन्स्टेंट्स मान लो आते थे, कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स, 4 नंबर्स आते थे इसकी इक्वेशन में। अब वो चारों नंबर की हेल्प से हम बता सकते थे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी। उसने क्या किया था, उसने जितने भी पूरा एटम है उसके अंदर जितने भी फोर्सेस एक्ट करती हैं उन सब के बेसिस पे एक नया फंक्शन बनाया था, है ना, उन सब के बेसिस पे एक नया फंक्शन बनाया था, और उसके अंदर उस फंक्शन को जब अप्लाई करते थे तो उसके अंदर 4 अलग अलग वैल्यूज आती थी, एक ये कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट, ये 3, और ये चौथा वाला हमने हाइपोथेटिकल माना, ये आती 3 ही थी, है ना, पर क्वांटम मॉडल में 4 है, चौथा वाला हाइपोथेटिकल है। हाँ, तो ये 3 उसके श्रोडिंगर की इक्वेशन में आती थी। अब कोई भी ये 3 चीजें बता दे तो एग्जैक्टली बता सकता है कि कौन सी ऑर्बिटल में है ना। अगर ये 3 चीजें बता जाए तो शेल सिटी से स्टेट से सिटी में आ गए, स्टेट सिटी से कॉलोनी में आ गए, तो कॉलोनी तक पहुंच जाओगे 3 नंबर से, है ना। मतलब कि 2-4 दिन खड़े रहो तो ढूंढ सकते हो कि रौनक को कब निकलेगा, कब मारना है। कॉलोनी तक पहुंच जाओगे, इतना काम तो हो जाएगा कि ये ऑर्बिटल है, अब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो ढूंढ लेंगे, देख लेंगे। तो 3 नंबर से यहां तक पहुंच जाओगे, इतना श्रोडिंगर की इक्वेशन बता देती है। हमने ये और जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। 1 ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स। 1 ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स, 2 हो सकते हैं, है ना। तो इतना तक पता चल गया, तो हमें पता चल गया ऑर्बिटल कौन सी है, और ऑर्बिटल के अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब उन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना था, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में हमें डिफरेंशिएट करना था, तो उसके लिए हमने एक नया क्वांटम नंबर बना दिया, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। अब क्वांटम से मतलब क्या है कि इन सब के नंबर्स फिक्स्ड हैं। जैसे यहां पे तुमने देखा था, या तो फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, फोर्थ शेल हो गया, फिफ्थ शेल होगी। कभी तुमने पूछा सर 4.5वीं शेल में क्यों नहीं होता, 4 और 5 के बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता, है ना। उसका भी रीजन है, पढ़ते हैं 11th में। पर हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, या तो 1 में, या 2 में, या 3 में, या 4 में, या 5 में। कभी भी 5.5 में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 4.5 में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, क्वांटम नंबर। इधर दे आर 1, 2, 3, 4, 5 और नॉट एट ऑल, ठीक है। तो कभी भी शेल का नंबर 1.5, 2.5। ऐसे सिमिलरली जब हम एल की बात करते हैं, सब शेल की, तो इन सब एस, पी, डी, एफ, इन सब के करस्पॉन्डिंग भी एक कांस्टेंट है, जिसको हमने बोला एल, है ना। और अब एस के लिए एल की वैल्यू क्या आती है, जब इक्वेशन में एल की वैल्यू 0 आ जाए, उस इक्वेशन में जब एल की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, एस में है, एस सब सेल में है ना। जब उस इक्वेशन में एन की वैल्यू 2 आ जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सेकंड शेल में है। जब उस इक्वेशन में एल की वैल्यू 1 आ जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि पी में है। 2 आ गया तो डी में है, और 3 आ गया तो एफ में है, ठीक है। 0, 1, 2, 3 ये इनके करस्पॉन्डिंग एल के नंबर होते हैं। जैसे एन के एल एम एन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 था, ऐसे ही एसपीडीएफ के लिए क्या है, ये ध्यान रखना है, बस 0 से चालू करना है ना। वैसे तो काम का नहीं, 11th में काम आएगा, पर 0 से चालू करना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर ऑर्बिटल पे आते हैं तो ऑर्बिटल के भी नंबर देखेंगे, स्पिन के भी देखेंगे, पर इतना यूजफुल नहीं है। हमारे पीरियोडिक टेबल इससे बन जाएगी इतनी हेल्प से, है ना। तो पता चल गया शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखते हैं, सारे क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो जाए तो बताना।
तुम्हारे कोर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो शेल्स की हेल्प से और चार्ज की हेल्प से करनी है, ऑर्बिटल्स की हेल्प से नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो ऑर्बिटल वर्ड तुम बुक में अपने आंसर में लिख भी नहीं सकते, टीचर को बोलेगा लगेगा ज़्यादा शाना बन रहा है, इसके नंबर काट लेता, है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एकदम, नॉट ऑर्बिटल्स, है ना। तो बस टेबल को समझने के लिए हम इसका यूज करेंगे, फिर ऑर्बिटल वर्ड भूल जाएंगे, है ना। हाँ, बुक में देख रहा हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है, लिखा हुआ है नॉट ऑर्बिटल्स, लास्ट में एकदम लास्ट वर्ड। ये रहा सिलेबस, देखो आगे इधर आके लिखा हुआ है, खड़ा हो गया। अच्छा, इसके आगे आ जाएगा मता मता, है ना। लिख रहा है सबसे लास्ट वर्ड लेफ्ट में, है ना। तो ऑर्बिटल्स वर्ड यूज भी नहीं करना है, ऑर्बिटल्स वर्ड को यूज भी नहीं करना है, बस समझने के लिए। अब तो गया, अब तो आ गया तो कैमरे में, अब तो फोटो खींचेगी तेरी। ये लिख लिया? ठीक है, अब सबसे पहले चालू करते हैं शेल से। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वर्ड यूज नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। शेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से, ठीक है। शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यहां से चालू करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं शेल, इधर लिख रहा हूं उसके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है ना। अब शेल के करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू 1, एल करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू 2, चार ले लेते हैं। ठीक है, अब शेल हो गया, एन हो गया, है ना। अब मैं एक चीज पूछता हूं कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। इसका फॉर्मूला क्या था? 2n²। इसका फॉर्मूला है 2n², ठीक है। कि टोटल कितने हैं? 2n²। तो ये 2n² लगाओगे तो क्या आता है? 2 आता है, 8 आता है, 18 आता है, 32 आता है। ये हम सबको पता है ना, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं, हम सबको पता है। अब मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एट मैक्स, या फिर मान लो एक घर में एट मैक्स 2 लोग रह सकते हैं, है ना। तो तुम्हें अगर 2 लोग टोटल चाहिए तो कितने घर चाहिए? कम से कम 2 लोगों को रुकवाना है, एक घर चाहिए कम से कम। 8 लोगों को रुकवाना है, कितने घर चाहिए? 18 को रुकवाना है, कितने घर चाहिए? 9। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हो कि एक घर में 2 रुक सकते हैं तो 9 घर में 18 रुक जाएंगे, एक घर में 16 रुक सकते हैं, एक घर में अगर 2 रुक सकते हैं तो 16 में 32 रुक जाएंगे। ये हो गया। अब ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल। अब शेल किस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। यही तो किया हमने। ये घर हो गया, ये क्या हो गया? इंसान। एक घर में 2 लोग। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, अब मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, तो तुमने क्या क्या डिवाइड बाय 2 ही तो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, जितने लोग रुकवाने थे उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। तो इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? n²। इसको डिवाइड बाय करूंगा तो 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? n², है ना।
तो हमने क्या किया, हमने करा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, इसको बोला 2n² होता है। फिर हमने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी फिर शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, ये हो जाएगा n²। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमें पता चल गया शेल है, शेल में कितनी सब शेल है, कितनी ऑर्बिटल, ये भी। अब वही डिवाइड बाय कर लो, 2 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 आएगा, 8 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4, 18 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 9, और 32 को डिवाइड बाय 2 करेगा तो 16 ऑर्बिटल। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इसका भी हमारे कुछ काम नहीं है, बस ऑर्बिटल कितनी होती है ये पता चल गया। अब शेल और ऑर्बिटल को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या बच रहा है, सब शेल। ठीक है, ये हो गया। डन। सेकंड हम चल रहे हैं सबशेल पे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से L। ठीक है, L क्या बताता है, कौन सी सबशेल है। हाँ, तो वापस वही काम कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं शेल, और इधर लिखूंगा मैं इस शेल में कौन कौन सी सबशेल होती हैं, इस शेल में कौन कौन सी सबशेल होती है वो लिख रहा हूं, है ना। तो शेल नंबर 1 जो होती है हमारी, शेल नंबर 1 जो होती है उसके अंदर होती है सिर्फ और सिर्फ S। जो हमारी फर्स्ट शेल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होगी S। जो सेकंड है इसके अंदर एक S होगी और एक P। जो हमारी थर्ड शेल है उसके अंदर एक S, एक P, एक D, है ना। मतलब पहली शेल में सिर्फ एक सब शेल, दूसरी में 2, तीसरी में 3। मतलब मैं कह सकता हूं जितनी वैल्यू n की है, जितनी वैल्यू n की है उतने ही नंबर उसके अंदर किसके हैं, सब शेल के। जितनी वैल्यू n की है उतने ही उसके अंदर सब शेल हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, किसी भी शेल में कितनी सबशेल होगी, तो इसको मैं बोल सकता हूं सीधे n, है ना। एक सबशेल, एक शेल, एक सबशेल, शेल नंबर 2 2 सबशेल, शेल नंबर 3 3, और ऐसे अगर मैं बोलूं शेल नंबर 4, n इक्वल्स टू 4 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा S, P, D और F, चारों के चारों। इतना क्लियर है ना। तो अगर जैसे कहीं कभी तुम्हें लिखा मिले 4S, कहीं पे तुम्हें लिखा मिले 4S, इसका क्या मतलब होता है, फोर्थ शेल की S सबशेल, है ना। कहीं तुम्हें लिखा मिले 5D, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ शेल की D सबशेल। ठीक है, ये ध्यान रखना।
यहाँ पे लिख लेते हैं L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, D हो गया L इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर अब मैं पूछूं किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए L की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, किसी भी n के लिए L की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो हमेशा एक ही चीज नोटिस करोगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हमेशा स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, n-1 तक, है ना। तो मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ L वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1, 0 से n-1 तक वेरी होता है। इतना ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, ये हो गया, चलो इधर साइड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following subshells are not possible, ऐसी कौन कौन सी सबशेल्स हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा पहला ऑप्शन इनमें से कौन सी है जो पॉसिबल नहीं है। कैसे देखा, है ना। थर्ड शेल में क्या करना है, गिनना है। जैसे अगर हमने बोला फोर्थ शेल, या फिर मान लो हमने बोला थर्ड शेल था, थर्ड के अंदर क्या होंगे, 3 ही होंगे, तो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ तो होगा ही नहीं। ऐसे फोर्थ शेल पे जाओगे तो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी नहीं होगा, है ना। तो ये एस क्या रिप्रेजेंट, एसपीडीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब शेल कौन सी है। तो 4p होता है क्या, हाँ होता है। 3d होता है क्या, 3d हाँ होता है। 4f का होता है क्या, होता है, ये तो 3f है। 4f होता है, 4d भी होता है, ये वाला नहीं होता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है, सिमिलर सेम क्वेश्चन, है ना। क्या एक एग्जाम में पेपर हो जाता है क्या, क्लियर है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किससे, ऑर्बिटल से, कि सब शेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होती है। कितना खुश हुआ है, कितना खुश हुआ है रौनक, नहीं हुआ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।